तो आप सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और शानदार स्वागत। आरिफ भाई नमस्कार। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और ढेर सारी खुशियां मनाने के बाद, त्यौहार के बाद, एक नए उत्साह के साथ, नए उल्लास के साथ अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अग्रसर हुए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार आशीष जी और राजू जी, आदित्य जी, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। और फटाफट ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो भी बैंकिंग में अपडेट्स आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए कि ये जो चेंजेस हैं, जो चर्चा करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बैंकिंग के प्रमोशन एग्जाम में एक अनुभव देखा गया है कि जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री में चेंजेस होते हैं, चाहे वो पॉलिसीज में चेंज हो, चाहे वो बैंकिंग के नए योजनाओं में चेंज हो, या जो करंट बैंकिंग फाइनेंशियल के देश के आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हो, तो ऐसे योजनाएं हो, इनको अगर आप देख लेते हैं तो आपका यकीन मानिए 30 to 40% कवर हो जाता है। क्योंकि जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी तक, सवाल निश्चित है, क्योंकि उनकी आशा और अपेक्षा रहती है कि जो भी चेंजेस हुए हैं, एज ए बैंक के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होने के नाते आपको उनकी जानकारी सबसे पहले हो। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर सारे अपडेट्स को आप जान गए हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम जो है, सवालों का जो सामना करने के लिए वो काफ़ी आसान होगा। तो ज़रा थम्स अप कर दीजिए चैट बॉक्स में, या कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, क्योंकि कुछ साथी बोल रहे हैं आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जबकि एक हैं शैलेंद्र जी बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। उज्ज्वला जी बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है। तो ज़रा कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो ओके है रितेश जी। तो हम लोग जो है आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। रूपा जी ने बोला धन्यवाद, राहुल जी ओके है, सब चीज़ ओके है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर शैलेंद्र जी, शैलेश जी सब जुड़े हुए हैं, आरिफ जी। चलिए, तो सब चीज़ ओके है और शानदार है, मैं तो बोलता हूँ, है ना, जबरदस्त है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट पे जो हम बात करेंगे आज, और इसमें जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी रहेगा, वो जो बड़ा चेंज हुआ है अभी हाल ही में 12 नवंबर को जो चेंज हुआ है, और ये लागू भी हो गया है 15 तारीख से, वो है इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। तो ये बड़ा बदलाव किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, और इसका जो संकेत है, 6 से 8 अक्टूबर में जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, तो उसमें उन्होंने इसका हिंट दिया था कि वन नेशन वन बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है वो स्कीम लाने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 जो है 15 तारीख से जो है लागू कर दिया गया है। अब इस स्कीम के आने के बाद इसमें ये जो पहले की 3 स्कीम थी, 3 योजनाएं थी, वो मर्ज कर दी गई हैं 15 तारीख से। और इसका जो शुभारंभ है देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा किया गया है 12 नवंबर को। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना 2021। तो इस योजना का नाम जो है इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। और इस स्कीम में जो रिजर्व बैंक 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लोकपाल के जो स्कीम है उसका जो निर्धारण करता था, उसमें ये 3 योजनाएं थी, जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, बैंकिंग स्कीम फॉर नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी 2018, और बैंकिंग स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। तो ये जो 3 योजनाएं थी, आपको इन 3 योजनाओं को याद रखना होगा। अब एग्जाम में इसमें सवाल क्या आएगा? सवाल तो ऐसा आ सकता है कि इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की शुरुआत जो है वो 2021 या कोई नई लोकपाल योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है?
तो हो सकता है जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ये चारों नाम दे दिएंगे। पहला इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। तो इनमें से नई योजना कौन सी है, तो आप टिक लगा देंगे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। यह सवाल पूछ सकता है कि किन योजनाओं को जो है मिलाकर दे दिया गया है, वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन नया स्कीम लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है। तीनों योजनाओं को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 बनाया गया है। तो ये हो गया बैंकिंग ओम्बुड्समैन से। और ये जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन है ये लागू हो गया है। पहले क्या होता था कि 30 दिनों के अंदर उसका निराकरण करना होता था। अभी इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना में 15 दिनों का प्रावधान है। 15 दिनों के अंदर इसका निराकरण करना है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। तो पहले बैंकिंग ओम्बुड्समैन में 30 दिनों के अंदर निराकरण करना होता था, लेकिन अभी ये योजना के तहत जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, त्वरित और एक सस्ता मंच और बहुत जल्दी अतिशीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका निराकरण 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। और दूसरी एक योजना जो दूसरा अपडेट है वो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम करके एक पोर्टल के माध्यम से एक नई योजना को जो है स्टार्ट किया है 12 नवंबर को। और इस योजना की खासियत क्या है, एक आम नागरिक एक इन्वेस्टर जो है वो भारत सरकार की जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है थ्रू पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है स्कीम है जो भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, कि भारत सरकार के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंडिविजुअल रिटेल जो इंडिविजुअल है वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर सकता है और वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड के माध्यम से। तो यहाँ पर ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ड है आरडीजे। तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा फुल फॉर्म पूछा गया तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ड करके आरडीजे कर दीजिएगा। और ये पोर्टल के माध्यम से एक आम नागरिक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। ये इस योजना की मुख्य बात है। तो भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत सीधे सीधे भारत सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड्स अकाउंट के माध्यम से, जो रिजर्व बैंक के साथ रहेगा एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसका यूआरएल आपको दिया होगा RBI-retaildirect.org.in। तो ये दो बड़े अपडेट हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है रिजर्व बैंक ने जो इंट्रोड्यूस किया है अभी वो एनबीएफसी के लिए। वैसे तो सारे जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनके लिए इंटरनल बैंकिंग ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म पहले से ही लागू था, लेकिन एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिशा निर्देश जारी किया, जिसके तहत द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इंटरनल बैंकिंग ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म फॉर सेलेक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका एसेट साइज 5,000 या उससे ज़्यादा का है, तो जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है कि ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका एसेट साइज 5,000 से ज़्यादा होगा, 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, और उनकी शाखाएं अगर 10 या 10 से ज़्यादा हैं, और ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को एक इंटरनल ओम्बुड्समैन नियुक्त करना होगा। अब इंटरनल ओम्बुड्समैन की भूमिका क्या होती है, जब भी पब्लिक ग्रीवेंसेस आते हैं, कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस आते हैं, तो ऐसे ग्रीवेंसेस का अगर निपटारा कर दिया गया तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने शाखा के माध्यम से या उसका रिजोल्यूशन कर दिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, उस क्लेम को या उसके शिकायत को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिजेक्शन वैलिड तब होगा जब वो इंटरनल बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाएगा। तो ये है ना महत्वपूर्ण बात।
तो ये अपडेट है, जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में वो कौन से बैंक्स के लिए, कंपनीज के लिए इंटरनल ओम्बुड्समैन की शुरुआत की गई है। तो वहां पर एनबीएफसी रहेगा और घुमाने के लिए कुछ और आरबीआई एसबीआई ऐसा दे देगा। तो वहां पर सेलेक्टेड एनबीएफसी जिनका एसेट साइड 5,000 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे जो एनबीएफसी हैं वहां पर पब्लिक ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने के लिए इंटरनल ओम्बुड्समैन नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो है इस घोषणा के बाद, जो अभी घोषणा हुआ है, इसके 6 महीने के अंदर इनको नियुक्त करना है। तो ये 3 अपडेट, तो अभी तक के हम 3 अपडेट देखें जो तीनों रिजर्व बैंक द्वारा है। और आप देखिएगा अभी जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। जनरल बैंकिंग के कम सवाल पूछे जाते हैं और इंटरनल बैंकिंग या आरबीआई गाइडलाइन या करंट बैंकिंग फाइनेंशियल जो अपडेट है उनमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अभी तक 3 अपडेट बात किए हैं। पहला इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, दूसरा हम लोग बात किए हैं आपका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और तीसरा हम बात किए हैं कि जो एनबीएफसी के लिए इंटरनल ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई है। अब अगला अपडेट जो यहाँ बात करेंगे वो है प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक बदलाव किया गया है, क्योंकि प्रियॉरिटी सेक्टर में जो गाइडलाइन इशू किए थे वो 14 सितंबर 2020 को बड़े चेंजेस किए गए थे। जब कोविड का पीरियड चल रहा था 2020 में, तो वहां पर बड़ा चेंज किए थे। लेकिन अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव किया गया प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं फर्म क्रेडिट के अंदर, प्रियॉरिटी सेक्टर में अगर कोई किसान इतना मेहनत करके अगर अपनी फसल की पैदावार करता है और फसल को 1 साल के अंदर कभी भी बेचना चाहता है, तुरंत नहीं बेचना चाहता है, तो ऐसे फसल को वो क्या करता है, वेयर हाउस में रख देता है। अब जब वेयर हाउस में रख देगा तो उसको तो पैसा तुरंत चाहिए ना किसान को, तो वो वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं उसको डायरेक्ट फर्म एग्रीकल्चर में किए जाते हैं। तो उसकी लिमिट में जो है संशोधन किया गया है, लिमिट बढ़ाई गई है। तो जरा कमेंट करके हमारे साथी जरा बताएं कि वो लिमिट कितना किया गया है। और वो लिमिट किया गया है, पहले ये लिमिट था 50 लाख, कि अगर कोई किसान बढ़िया खेती किया है और खेती करने के बाद उसकी फसल अच्छी आई है, अगर फसल अच्छी आई है तो वो चाहेगा कि उसकी अच्छी कीमत मिले। लेकिन आप सोचिए जरा कि जब फसल आते हैं तो चारों तरफ फसल रहते हैं, तो होता क्या है कि किसान के फसल को एक अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है ना, फसल ज़्यादा रहता है तो उसको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं जो उसको क्या करते हैं, वेयर हाउस में रख देते हैं और उसको जो है सही समय पर अच्छी कीमत में बेचना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो उनको तुरंत चाहिए। तो उसी वेयर हाउस रिसीट को रख के बैंक से लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट। अब वो जो वेयर हाउस रिसीट है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल रिसीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट हैं, तो उनका जो लिमिट बढ़ाया गया है वो लिमिट बढ़ाया गया है, पहले 50 लाख था, अब उसको बढ़ा के 75 लैक्स किया गया है। कितना किया गया है, 75 लैक्स किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा और पक्का आएगा क्योंकि ये बदलाव किए गए हैं प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ बैंक लेंडिंग अगेंस्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर हाउस रिसीट। तो वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं उनका रिपेमेंट जो है 12 महीने के अंदर होता है और उसकी लिमिट बढ़ाई गई है 75 लैक्स। और अगर नॉन इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर हाउस से रिसिप्ट हैं तो उनको 50 लाख ही है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो 75 लाख। तो आपको याद क्या रखना है, 75 लैक्स बढ़ोतरी किया गया है। तो सवाल जो है सीधा आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम lending classified under priority sector new guideline for loan against warehouse receipts जो रहेगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 75 लैक्स होगा। और अगर वहाँ कंडीशनल दिया होगा कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट रहेगा तो 75 लैक्स, लेकिन ऐसा सवाल आने की कोई संभावना नहीं।
सीधा सीधा आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में कितना होगा 75 lakhs, तो ये बड़ा बदलाव है। चलिए अगला जो बदलाव है वो है एसएचजी में किया गया है, और ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। देखिएगा कि कोलेटरल फ्री लोन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अंडर डे NRLM, वो कोलेटरल फ्री लोन पहले 10 लाख था, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है, और ये लिमिट अभी कितना हो गया है जरा कमेंट करके बताइए। सत्यम झा जी बहुत बढ़िया। तो ये तो बड़ा ही आने वाला है बढ़िया। देखिए क्या हुआ था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी ने उनको 20 लाख रुपए किया था, लेकिन जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी। कब? फरवरी 2021 या मार्च 2021 में। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, जो कोलेटरल फ्री लोन्स है उसको 10 लाख से बढ़ा के उसको 20 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया। किसके लिए? डे NRLM के लिए। मतलब ऐसे समूह जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लोन लेते हैं, तो उसको 20 लाख रुपए तक कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। अब देखिए NRLM में ज्यादातर जो होते हैं समूह, ज्यादातर क्या पूरे समूह वुमेन SHG होंगे, और उनके लिए क्या है, एक रिवॉल्विंग फंड होता है, पंचसूत्र का पालन करते हैं, रेगुलर अकाउंट, रेगुलर सेविंग, और रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और रेगुलर मीटिंग, ये पंचसूत्र का पालन करेंगे। कई साथी अभी भी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। तो जरा कमेंट कर देंगे वॉइस क्यों नहीं आ रही है। उनकी तरफ उन्होंने माइक ऑफ करने की जगह ऑडियो भी ऑन कर लिया होंगे, या हो सकता है वो जो बात करते हैं ना मोबाइल में, तो वो मोबाइल का जो है स्पीकर चालू होगा, इसीलिए उनको आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो पंचसूत्र का पालन करते हैं और 3 महीना ग्रुप बने हुए होता है, तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है जो 10,000 से लेकर 15,000 होता है। और अगर 6 महीना तक पंचसूत्र का पालन करते हैं और रिवॉल्विंग फंड मिलता है, उनकी ग्रेडिंग अच्छी होती है, तो उनको एक क्रेडिट लिंकेज मिलता है जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये वुमेन SHGs के लिए हैं। और उसकी लिमिट जो है कितनी दी जाती है? लिमिट मिनिमम बताइए। लिमिट 6 लाख दी जाती है। उसमें भी बड़े बदलाव किए गए हैं NRLM में। और मैक्सिमम अगर 20 लाख तक देते हैं तो कोलेटरल फ्री होगा, और 20 लाख से ज़्यादा, कई साथी पूछ रहे थे सर मैक्सिमम कितना देते हैं, तो मैक्सिमम का तो कोई रोल पॉलिसी में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ 20 लाख तक देंगे तो कोई भी कोलेटरल नहीं होगा, 20 लाख से ज़्यादा देंगे तो कोलेटरल की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और डोजेज वगैरह में वो डिटेल गाइडलाइन आप देख लीजिएगा उसमें, कि पहला साल 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 6 लाख, और तीसरे साल के बाद जो है 6 लाख से अधिक। और कितना अधिक ये पॉलिसी में नहीं बताया गया, मतलब उसकी अपर लिमिट नहीं है। और अगर अपर लिमिट देखेंगे कोलेटरल फ्री का तो 20 लाख है। चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव। पेमेंट बैंक्स कैन टेक डिपॉजिट्स अप टू हाउ मच रुपीज। पेमेंट बैंक का बड़ा बोलबाला हो गया भाई हमारे यहाँ, है ना। आज देखिए हमारे से ज़्यादा जो है बैंकिंग कितना ज़बरदस्त तरीके से सब जगह ऑनलाइन पेमेंट है ना। पान ठेला, कोई सा भी ठेला नहीं बचा है, सब्जी ठेला, सब जगह जो पेमेंट्स बैंक हैं या जो पेमेंट सर्विसेज हैं वो कितने फास्टली जो हैं विस्तारित हो रहे हैं इंडिया में। तो पेमेंट बैंक्स जो है वो पहले ये क्या था कि जो भी पेमेंट्स बैंक थे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे 1 लाख तक। अभी इसमें बदलाव करते हुए बढ़ोतरी की गई है, और ये डिपॉजिट ले सकते हैं ये 2 लाख। तो ये देखिए बदलाव हुआ है, तो इस पर सवाल आएंगे। और अगर आप 6 महीना पहले का या 1 साल पहले का पढ़ाई करेंगे तो सब 1 लाख पढ़ के आएंगे और वो सही कर देंगे, और आपको लगेगा कि मैंने तो सही किया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो पेमेंट्स बैंक कैन टेक डिपॉजिट अप टू 2 lakhs। तो पेमेंट बैंक जो है सेविंग करंट अकाउंट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, नो फिजिकल ब्रांच, और लोन नहीं दे सकते। तो ये मैक्सिमम जो डिपॉजिट है वो 2 लाख ले सकते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 150 मिलियन USD डॉलर जो है वो लोन स्वीकृत किया है
ताकि अर्बन जो पुअर हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाए। तो सवाल ये है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज ग्रांटेड ए 150 million USD loan to which state for a sustainable housing project for urban poor। तो देखिए, भारत सरकार की एक बड़ी सी मुहिम चल रही है कि इंसान के पास रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान मतलब उसके सर पे छत हो। और आप देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या रूरल एरिया में हो, तो रूरल एरिया में मॉर्गेज का दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पर कैश में पैसे दिए जाते हैं। तो हर इंसान के सिर के ऊपर छत हो, इस बड़ी योजना के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी एक एग्रीमेंट जो हाल ही में हुआ है 150 मिलियन USD का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा सके और जिससे जो अर्बन पुअर हैं उनके सिर पे छत दिया जा सके और उनको जो है मकान के लिए वित्त पोषण दिया जाए। तो ये इनके लिए ऑप्शन दिया है गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो चेंजेस अभी होते हैं बैंकिंग में, तो हमको 7 से 8 महीने के चेंजेस देखने हैं। तो अभी जो है लगभग 60 चेंजेस हैं जो मेरे पास अभी मैं उनके निकाल चुका हूं। तो 1-2 सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे आज हम 20 चेंजेस पे बात कर रहे हैं, वैसे एक दिन और 20 चेंजेस पे बात करेंगे और एक दिन 20 चेंजेस पे बात करेंगे, तो 60 चेंजेस हो जाएंगे। और इसके पहले जो मैंने 100 चेंजेस के वीडियो बनाए हुए हैं और आपके PDF नोट्स भी हैं, और एक 50 बैंकिंग अपडेट्स करके भी चेंजेस बनाए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है, जो पहले ही पिछले 2020-21 में ही डल चुके हैं, उनको भी याद रखना है और ये चेंजेस को ऐड करते जाना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। तो सवाल ये है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 26A डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन अनक्लेम इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट। जब भी कोई भी डिपॉजिट जो है, अगर उसमें ट्रांजैक्शन जो है 10 साल तक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। और ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो फंड जो है रेमिट कर देते हैं। तो आप देखिएगा आजकल आपको 2 महीना 3 महीना पहले अकाउंट्स के लिस्ट आ जाते होंगे। तो वो जो लिस्ट आते हैं, आप उस पर काम करते हैं कि जो भी अनक्लेम्ड आपके पास हो रहे हैं उनको रिजर्व बैंक के पास जाने ना दें, ग्राहक से संपर्क करें, ताकि आपका बहुमूल्य जो डिपॉजिट है वो रिजर्व बैंक के पास न जाए। तो रिजर्व बैंक के पास जब जाता है तो वहां पर अंडर सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये देखिए आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा कि डी की परिभाषा कहाँ पर दी गई है, अंडर सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जहां पर डी जो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन अनक्लेम इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट, तो यहाँ पर जो फंड रेमिट करते हैं वहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 3% विथ इफेक्ट ऑफ 11 मई 2021। पहले कई साथियों ने 3.5 लिखा है, सही है ये, क्योंकि 3.50% था, लेकिन 11 मई 2021 के बाद ये 3% हो गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 3%। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चेंजेस आए हैं 3% विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 मई 2021। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट पर, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। तो मैक्सिमम अपर टाइम लिमिट फॉर हाउ मेनी डेज इंक्लूडिंग टाइम स्पेंट इन लीगल प्रोसेस टू कंप्लीट resolution process on receipt of such application, educating authority NCLT can grant only one extension up to maximum how many days under section 12(3) of insolvency code 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कोड्स है, जो बहुत सारे जो एक्ट होते हैं उनको मिला के कोड बनाया जाता है। और सोचिए बैंक इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक उसी तरह
जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस जो है चल नहीं पाता है, तो उस बिजनेस से वो इन्वेस्टर अपने पैसे को कैसे निकाल सकता है, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया है। और बहुत सारे एक्ट्स को जो है मिलाकर ये कोड बनाया गया है। उसके डिटेल वीडियो आपको मेरे जो आपकी गैलरी में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तो वो समझने के लिए उस वीडियो को। लेकिन उसमें जो मैंने वीडियो में बताया है, उसमें जो डेट्स था कि ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो था 270 डेज में था, 270 डेज में। लेकिन उसमें बदलाव कर दिए गए हैं, अभी ये टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया है। प्लस 270 प्लस 60 डेज था। उसमें क्या था कि जो लीगल प्रोसेस मैक्सिमम अपर लिमिट 270 डेज था, जिसको एनसीएलटी चाहे तो एक एक्सटेंशन दे सकता था 60 डेज का, तो टोटल 330 डेज मिलता था उस पहले स्कीम में। लेकिन अभी क्या है, इसको बढ़ा दिया है। अभी जो टोटल लीगल प्रोसेस हैं वो 330 डेज, और मैक्सिमम जो एक्सटेंशन वन टाइम एनसीएलटी दे सकता है वो है 90 डेज। तो है ना बदलाव। तो जब बदलाव हुआ है तो उसमें सवाल जो है लाजमी है। तो मैक्सिमम अपर लिमिट, तो मैक्सिमम अपर लिमिट फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज 330 डेज, और एक एक्सटेंशन मिल सकता है एनसीएलटी से इसमें 90 डेज का। पहले ये जो 330 डेज था या 270 डेज था पहले ये, और जो 90 था वो 60 था, जिसको बढ़ाकर यहाँ पर 90 किया गया। तो मैक्सिमम अपर लिमिट 330 डेज, और उसको एक्सटेंशन वन टाइम का मिल सकता है 90 डेज। तो टोटल देखेंगे तो 420 डेज आता है। लेकिन इस तरह से आपको समझना है कि एक लीगल प्रोसेस जो है कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस का कितने दिन में होगा, 330 डेज। लेकिन एनसीएलटी चाहे एक एप्लीकेशन मिले तो वो वन टाइम एक्सटेंशन दे सकता है 90 डेज का। तो ये हुई ना अपडेट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। और ये अपडेट जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्रमोशन एग्जाम में जरूर आने वाला है, चाहे किसी भी स्केल में हो। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नए पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया है। कौन सी पेनल्टी है? रिजर्व बैंक ने देखा कि बेहतर ग्राहक सेवा और डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया की ओर बढ़ने के लिए, ऐसे ही हमारे जो साथी हैं पप्पी मजुमदार जी बोल रहे हैं, है ना, कि स्टाफ कम रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने एटीएम लगाया बहुत सारा। तो वो एटीएम अगर किसी महीने में 10 घंटे से ज्यादा अगर कैश ड्राई है, मतलब कैश अनअवेलेबिलिटी की वजह से अगर ग्राहक को पैसा नहीं मिला, तो वहां पर एक फ्लैट पेनल्टी की घोषणा कर दी रिजर्व बैंक ने। और वो कितना है, अगर 10 घंटे से ज्यादा अगर कैश आउट है तो फ्लैट पेनल्टी दिया है 10,000 पर मंथ। कितना दिया है वो? 10,000 पर मंथ। यस विश्वजीत जी, पीएन राजू जी ने लिखा है 10,000, बस बहुत बढ़िया। अब ये देखिए कि कैश आउट के लिए क्या है अभी, क्या ये कौन से महीने से चालू हुआ है, कौन से महीने से चालू हुआ है, जरा कमेंट करके बताइए। ये हुआ है अक्टूबर महीने से, अक्टूबर महीने से हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वो सभी बैंकों से डाटा मांगा गया, और अभी वो बैंकों से डाटा मांग रहा है कि आप बता दीजिए कि आपके कौन से एटीएम कैश न मिलने की वजह से अक्टूबर महीने में 10 घंटे से ज़्यादा ड्राई थे, जिसमें ग्राहकों को पैसा नहीं मिला कैश न होने की वजह से। तो अभी आपसे मांग ले रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इसमें पेनल्टी देंगे। तो फ्लैट पेनल्टी वो रखा है 10,000 का। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का जो भी कैश ड्राई है 10 घंटे से ज़्यादा, उसका रिपोर्ट 5 नवंबर तक देना था। तो सब लोग रिपोर्ट सबमिट कर दिए। आपके जो जो हेड ऑफिस में काम करते हैं तो हाथ ऊपर करिए। हाँ जी, कर दिए होंगे। पीएन राजू जी कर दिए, जमा कर दिए रिपोर्ट हैं। और बोलेंगे हमें क्या पता, एटीएम तो है ही नहीं, बोल रहे होंगे, है ना। तो जो जो रीजनल ऑफिस में या जोनल ऑफिस में आईटी में है, वो बैंक एज मतलब अपने अपने सर्कल में स्टेट में अभी मांगा जा रहा है रिजर्व बैंक द्वारा। तो जो स्टेट में रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिसेज हैं, वो सभी ब्रांचेस के नोडल ऑफिसर से ये डिटेल लिए हैं, और ये पेनल्टी जो है फ्लैट पेनल्टी 10,000 का है। चलिए अब अगला अपडेट है, ये भी ज़बरदस्त अपडेट है।
ये अपडेट है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो IMPS था उसका लिमिट था पहले ₹2 लाख, जिसे बढ़ा दिया गया है। तो ये लिमिट बताइए, अभी ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था ना, तो डिजिटल ये कैशलेस इकोनॉमी और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो भी लेन देन है उसको बढ़ावा देने के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस की लिमिट को, अपर लिमिट को बढ़ाया गया। और ये 6 से 8 अक्टूबर को बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था, उसी में अनाउंस हुआ था। और ये बढ़ाया गया है, पहले 2 लाख था इमीडिएट पेमेंट सर्विस का अपर लिमिट, अब बढ़ाकर हो गया 5 लाख। है ना जबरदस्त अपडेट। तो जैसे ही सवाल आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम अपर लिमिट कैन बी ट्रांसफर थ्रू इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, तो कितना होगा? 5 लाख। क्लिक कर लीजिएगा। अभी मैंने कल एक वीडियो आपको दिया था जिसमें डिजिटल पेमेंट क्या दिखाया था, वो पिछले साल का था, उसमें 2 लाख ही बताया होऊंगा। लेकिन ये देखिए बदलाव हो जाते हैं, 6 से 8 अक्टूबर को बदलाव हो गए हैं, है ना। तो आप जरूर बदलते जो न्यूज़ हैं उनको अपडेट करते रहिएगा अपने वीडियो में, और कहीं भी डाउट हो तो मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मुझसे कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो अपर लिमिट जो है उसका बढ़ाया गया है 2 लाख से लेके 5 लाख। चलिए अगला अपडेट देखिए, ये भी एक गजब का अपडेट है। आप लोग खूब सारा मेहनत किए होंगे करंट अकाउंट बंद करने के लिए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट डिसिप्लिन, जो मार्केट में क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत सारे करंट अकाउंट बंद किए जाएंगे अगर उस करंट अकाउंट होल्डर का कहीं पर भी CCOD अकाउंट है। तो ये जो टास्क था वो पहले 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया था कि 30 सितंबर 2021 तक जितने भी करंट अकाउंट हैं आप और ऐसे करंट अकाउंट होल्डर, उनके अगर किसी अन्यत्र या किसी दूसरे बैंक में CC अकाउंट या OD अकाउंट है, लोन अकाउंट है, तो उनके सारे लिस्ट आपको दिए गए थे और ऐसे अकाउंट को 30 सितंबर तक बंद करना था। फिर उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर किया गया। 31 अक्टूबर तक बहुत सारे बैंकों ने वो करंट अकाउंट बंद कर दिए। इसके पीछे वजह ये था कि जो भी लोन लिया हुआ है पार्टी, तो वो क्या करता था कि लोन लिया हुआ है, CCOD का लोन लिया हुआ है, लेकिन वो उस पैसे को डाइवर्सन ऑफ फंड करने के लिए किसी दूसरे बैंक में वो करंट अकाउंट ओपन करता था, वो वहां पर बिजनेस रन करना था और पैरेलल तरीके से उस पैसे को साइफनिंग कर लेता था। तो ऐसे क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि अगर किसी का लोन है तो वो करंट अकाउंट ऑपरेट ही नहीं करेगा, उसके सारे करंट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेस करेगा, जो भी प्रोसीडिंग्स आएंगे वो CCOD अकाउंट में ही आएंगे। तो ये तो अपडेट अच्छा था, लेकिन फिर उसमें हाल ही में नए बदलाव किए गए, और वो बदलाव क्या है ये पूछा गया है। As per RBI guideline, there is no restriction on opening of current account or on provision of CCOD facility by banks by obtaining an undertaking with exposure less than। मतलब इसमें ये बदलाव कर दिया, और वो बदलाव 29 अक्टूबर को ही आ गया। कब आया? 29 अक्टूबर को, जबकि 31 अक्टूबर तक बंद करना था। सत्यम झा जी बोल रहे हैं कि लेकिन सर बहुत दिक्कत हो रही है, कस्टमर को सारे जगह करंट अकाउंट के पॉस मशीन दे रखा है, तो कई अकाउंट्स तो बंद हो गए। ये सारी दिक्कत की वजह से फीडबैक गया, है ना। फीडबैक जाने के बाद रिजर्व बैंक ने पॉलिसी 29 अक्टूबर को बदल दिया, और उन्होंने क्या कह दिया कि बंद करने की जरूरत नहीं है करंट अकाउंट को, अगर वो ग्राहक एक अंडरटेकिंग दे दे। क्या अंडरटेकिंग दे दे? कि मैं अगर कहीं से लोन लूंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर ये अंडरटेकिंग दे दे तो फिर वो करंट अकाउंट को ऑपरेशन में लेंगे। लेकिन एक्सपोजर दिया है, एक्सपोजर कितने तक, कितने एक्सपोजर तक अगर वो अंडरटेकिंग दे देता है तो उसको जो है करंट अकाउंट ऑपरेशन करने के लिए रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएगी, और वो है 5 करोड़, मतलब लेस देन 5 करोड़। 5 करोड़ हो गया तो गड़बड़ है, 5 करोड़ से नीचे हैं, 5 करोड़ से नीचे हैं तो उनको जो है एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि जब भी मैं 5 करोड़ से ऊपर का क्रेडिट लूंगा तो मैनेजर साहब आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, बैंक को इन्फॉर्म करूंगा
तब उसको करंट अकाउंट ऑपरेशन की अनुमति दी जाएगी। और अगर 5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर वहां पर अगर बैंक का जो टोटल जो एक्सपोजर है अगर 10% है तो वहां पर वो अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है 5 करोड़ तक। ये अपडेट है कि एक नया अपडेट मिला कि 5 करोड़ से नीचे के अगर एक्सपोजर हैं और वो ग्राहक जो है एक अंडरटेकिंग दे देता है कि मैं जब भी 5 करोड़ से ऊपर के लोन लूंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो फिर उसको करंट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं, करंट अकाउंट में लेन देन करता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की। अगला बड़ा बदलाव है ये देखिए कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम्स फ्रॉम 50,000 पर ट्रांजेक्शन टू रुपीज हाउ मच ट्रांजेक्शन। तो जो इंडो नेपाल जो रेमिटेंस स्कीम है, मतलब भारत और नेपाल के बीच जो रेमिटेंस स्कीम है, उसके तहत पहले ये क्या प्रावधान था कि 50,000 रुपए तक के पर ट्रांजेक्शन जो है, एक ट्रांजेक्शन जो है 50,000 का इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर और ये रेमिटेंस स्कीम के तहत किए जा सकते थे। और साल भर में अधिकतम 12 किए जा सकते थे। कितने? 12 किए जा सकते थे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को जो है समाप्त कर दिया है। जो 12 कर सकते थे साल भर में उसको हटा दिया गया है, और जो पर ट्रांजेक्शन 50,000 करते थे उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया। अजीत जी लिखे हैं 2 लाख, है ना। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज the limit of fund transfer under Indo-Nepal remittance facility schemes. अब मैक्सिमम लिमिट विल बी 2 लाख पर ट्रांजेक्शन। ये कितना हो गया अभी जी? 2 लाख पर ट्रांजेक्शन हो गया। तो आपको याद रखना है कि अगर इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर आया और ये फंड ट्रांसफर की बात आई तो जो पहले 50,000 था इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? अभी कर दिया है 2 लाख पर ट्रांजेक्शन। और पहले क्या था? इसमें रिस्ट्रिक्शन था, एक महीने में एक, मतलब टोटल साल में 12 ट्रांजेक्शन करेगा। तो उस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को जो है उसने हटा दिया, रिमूव कर दिया गया। लेकिन अगर कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन करता है, कैश से रिलेटेड, तो फिर 50,000 पर ट्रांजेक्शन है। कैश करता है तो 50,000 पर ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर अकाउंट टू अकाउंट करता है फंड ट्रांसफर तो 2 लाख किया है। लेकिन कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है तो पुराना नियम लागू है उस पर। कैश बेस्ड अगर ट्रांजेक्शन करता है, नकदी बेस्ड ट्रांजेक्शन करता है, नगद जमा करता है, तो उसके लिए लिमिट वही है, पर ट्रांजेक्शन 50,000 और 12 ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर फंड ट्रांसफर करता है, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत ट्रांसफर करता है, तो मैक्सिमम 2 लाख। कैश में करता है तो 50 लाख जो पहले था वो अभी भी है। चलिए अगला अपडेट है, वाह ये बताइए जरा टाइप करके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैस? बास है। हाँ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बास? तो फुल फॉर्म तो भैया बहुत सारे हैं, तैयारी कर लीजिएगा फुल फॉर्म, है ना। तो लगभग 450 फुल फॉर्म तो मैंने आप लोगों के लॉगिन सेक्शन में अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग मोबाइल ऐप में होंगे तो सभी लोग मोबाइल ऐप थोड़ा सा एक्टिवेट कर लीजिए। 150 लगेगा तो उसमें डाल दीजिए 150, या मेरे से बात कर लीजिए, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो मैं दिला दूंगा मोबाइल ऐप में, और उसको कनेक्ट कर लीजिए। कारण क्या है, मोबाइल ऐप थोड़ा काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वो अच्छा है, हैंडी है देखने के लिए, बार बार लॉगिन करना नहीं पड़ता है, एक बार लॉगिन ही रहता है, क्योंकि आप ही के मोबाइल में ही दिखेगा वो। तो मोबाइल ऐप का जो एक्सपीरियंस है या उसका जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछा गया बास, और बास का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है ये पूछा गया। बास जो है एक्चुअल में एक प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के तहत है। प्लग एंड प्ले जो है वो फैसिलिटी है, इसको फुल फॉर्म को दिया गया बैंकिंग एज ए सर्विस। बैंकिंग एज ए सर्विस। तो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई, और एनपीसीआई ने धमाल मचा के रखा है, सारे जितने ट्रांजेक्शन है देखिए। तो बास का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग एज ए सर्विस, और ये प्रोग्राम है बैंकिंग एज ए सर्विस।
और इसमें उन्होंने क्या है, प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। प्लग एंड प्ले, बताइए क्या स्कीम निकाला है। जैसे हम लोग वो पेन ड्राइव को प्लग करते हैं, प्ले हो जाता है ना, पेन ड्राइव लगाते ही अगर मान लीजिए सीडी चल रहा होगा, है ना, आपकी स्टूडियो में सीडी चल रहा होगा, एफएम चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हो वो क्या होता है, प्लग एंड प्ले हो जाता है। ठीक उसी तरह आप सोचिए रुपे क्रेडिट कार्ड बास प्लेटफॉर्म पर बास सर्विसेज के माध्यम से, बैंकिंग एज ए सर्विसेज के माध्यम से एनपीसीआई ने लॉन्च किया प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड। तो आपको याद क्या रखना होगा कि बास जो है रिलेटेड टू प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि ये पॉपुलर करने के लिए दिया गया है तो ऐसी चीज़ों को पूछा जाता है, बैंकिंग एज ए सर्विस, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये रिलेटेड है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का, जिन्होंने पार्टनरशिप किया प्रिजर्व इंक्लूसिव के साथ और एक लॉन्च किया प्लग एंड प्ले, और एक फाइनेंशियल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें अपना योगदान किया। तो प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड इन्फिनी नाम से ये किया है, और वो क्या है, प्रोग्राम उसका है बैंकिंग एज ए सर्विस। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के लिए। तो अगला अपडेट है रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से संबंधित है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में फेरबदल किए गए हैं, एक अलग से वीडियो में उसके लिए बना रहा हूँ, कुछ दिनों में वो वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे लाइव सेशन में जूम में कि क्या क्या चेंज किए हैं। तो बैंकिंग तो ऐसा है कि बहुत ही बदलता हुआ परिवेश है भाई, है ना। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए पेमेंट करना है क्या, है ना, लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं नहीं समझ पाया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस रिस्ट्रिक्शन ऑन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 बैंकों के ऊपर जो पीसीए लगाया था उसको हटा दिया। आप लोग नाम टाइप कर सकते हैं। तो ये सवाल मतलब एक संभावना है कि आपके प्रमोशन एग्जाम में जो है, वैसे तो क्लरिकल टू ऑफिसर्स में तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अपर लेवल में ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 बड़े बैंकों को जो है वो पीसीए से निकाल दिया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में, और उसके पैरामीटर में भी बदलाव किए गए हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर है कि 2 बैंक हैं, एक यूको बैंक और एक है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये दोनों बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ prompt corrective action restriction on UCO Bank, which is under PCA since 2017, and the Indian Overseas Bank IOB, which is on PCA since 2015। 2015 से इंडियन ओवरसीज बैंक पीसीए में, और 2017 से यूको बैंक है, ये जो है पीसीए से बाहर आ गए हैं। तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी आने वाले दिनों में जो है वो पीसीए से बाहर आएगा। अभी एक ही जो है पीसीए के अंडर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और अभी जो पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, और सिग्नल भी आरबीआई से मिल गया है, और जो फेरबदल किए गए हैं वो मुझे लगता है वो सेंट्रल बैंक के लिए ही किए गए हैं, ताकि ये भी पीसीए में आ जाएगा, और एक अच्छा सिग्नल दिख रहा है आने वाले क्वार्टर में इनको भी रिमूवल मिल जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण बदलाव है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। ये बड़ा बदलाव किया गया भाई, ये तो पक्का आएगा, हर एग्जामिनेशन में आएगा। क्या किया है, नेशनल पेंशन सिस्टम में जो एज ऑफ एंट्री है, एज ऑफ एंट्री आप देखिएगा जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या आपके नेशनल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, इन सब में क्या पूछता है, वो एज क्राइटेरिया पूछता है। तो ये क्यों नहीं पूछेंगे बताइए, इसमें तो बदलाव किए गए हैं। यस सत्यम जी, है ना, बहुत बढ़िया। और अजीत किवड़े जी, बहुत बढ़िया। ये क्या था, पहले इसका एंट्री एज था नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 साल से लेके 65 साल, जिसमें बदलाव किए गए हैं
और ये बदलाव हो गया है, जो 65 साल था एंट्री एज उसमें, उसको बढ़ा के 70 ईयर कर दिया। तो है ना बड़ा बदलाव। और इतना बड़ा बदलाव हो गया तो सवाल भी तो बनता है ना। ये सवाल आने के लिए आप पूरा पूरा समझ लीजिए। बदलाव के सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की मंशा रहती है कि मेरे जो साथी हैं, शैलेश जी, अजीत जी, दयानंद कुमार जी, रियल कुमार जी, क्या रियलमी 3 प्रो कुमार जी और चंदन कुमार जी, तो ये सभी लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं, ये जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी पॉलिसी नई आ रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हों, तभी तो समाज को हम सेवा विस्तारित करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं होगा कि एंट्री एज क्या है, तो कोई तो 66 ईयर का आएगा तो उसको भगा दोगे, क्योंकि पॉलिसी आपने पिछले साल पढ़ा था 65 साल का है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो द पेंशन फंड रेगुलेटरी, ये जो एज है एंट्री एज 18 से लेके 70 ईयर्स है। पहले ये 18 से 65 था, अब इसको 18 से 70 साल कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आनंदा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आनंदा? आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इतने सारे योजनाएं आ जाती हैं, इतने सारे अभी डेवलपमेंट आ जाते हैं, और उनके देखिएगा नाम भी, प्रगति, आनंदा, केयर, और उनके फुल फॉर्म हम लोग को याद रखने पड़ते हैं, है ना। तो आप बताइए आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? ये LIC से जुड़ा हुआ है, LIC ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, और LIC ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसके माध्यम से उनके जो एजेंट्स हैं, जो इंश्योरेंस की सुविधाएं जो हैं उनको विस्तारित करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया, उसका फुल फॉर्म है तो आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, है ना। देखिए कितना खतरनाक खतरनाक फुल फॉर्म है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो भारतीय जीवन बीमा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है इंट्रोड्यूस किया, ताकि पेपरलेस, डिजिटल पेपरलेस जो सॉल्यूशन निकाल सके, और उसका नाम रखा है आनंदा। उसका क्या नाम रखा? आनंदा। तो आनंदा का फुल फॉर्म हुआ आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, which is the new mobile app launched by LIC Insurance Corporation of India for its digital paperless solution for LIC agents। तो LIC एजेंट्स के लिए एक डिजिटल पेपरलेस सॉल्यूशन देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसको बोलते हैं आनंदा। चलिए अब बात करते हैं अगले। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक हुआ था 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर, और RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो रिजर्व रेशियो, पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करने के लिए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। कहीं अगर मनी का फ्लो रुक रहा है तो उसको ठीक तरीके से, आबाद तरीके से मनी का जो साइकिल है उसको घुमाने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक कब होती है? कमेंट करके बता दीजिए कब होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, और साल भर में कितनी बैठक होती है और कब होती है, और जब होती है तो फिर रेट डिसाइड होते हैं। तो ये जो रेट है आपको याद रखने हैं। बाई मंथली बैठक होती है। पिछली बैठक अभी जो 6 से 8 अक्टूबर 2021 को हुई थी, अगली बैठक 6 से 8 दिसंबर को हो रही है, और फिर उसके बाद इस साल का जो आखिरी बैठक, अभी 2 बैठक और बचा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 मीटिंग बची हुई है। एक मीटिंग है 6 से 8 दिसंबर 2021 को है, ठीक है, और एक मीटिंग है 7 से 9 फरवरी 2022 को है। तो 2 मीटिंग और बची हुई है, और यहाँ पर जो रेट्स डिसाइड होते हैं उसका मिनट्स जो है 14 दिन में आ जाता है। यस, तो वो रेट्स जो हैं वो ये यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेपो रेट 4.00%, रिजर्व रेपो रेट 3.35%। जब बैंकें, रिजर्व बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो जो रेट पर उनको फंड मिलता है उनको रेपो रेट बोलते हैं, 4.00%।
और जब रिजर्व बैंक पैसे बैंक से रखती है तो उस पर जो रेट लगता है 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक अपने लिक्विडिटी को मैच करने के लिए जो ओवरनाइट पैसा आरबीआई से लेती है उसमें रेट है 4.25%। बैंक रेट है 4.25% और कैश रिजर्व रेशियो है 4% और एसएलआर है 18%। तो जो सीआरआर है, एसएलआर है, इसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनमें ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो छोटी सी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों को याद कर लीजिएगा कि आपका रेपो रेट कितना है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ये कम होता है क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक पे करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये 4.25, ये ज़्यादा होता है क्योंकि ये इमरजेंसी में लिया जाता है। अगर बैंकों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो ओवरनाइट जो है ये लोन लेते हैं रिजर्व बैंक से, तो वो उसमें 4.25%। और बैंक रेट जो है 4.25%। सीआरआर कैश के रूप मुझे रात को मम्मी का फोन आया कि बहुत, पापा का फोन आया कि बहुत खराब हो गई मम्मी। मैंने ना कुछ देखा, सीधे स्कूटी से जनकपुर चली गई यहाँ से। कोई नहीं, हाँ, पापा को बिहार नेपाल बॉर्डर। पापा को बोल दीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बात करेंगे जी। हाँ, तो अभी ये जो है सीआरआर 4%, एसएलआर जो है 18%। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट के लिए। और ये अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ। और जब भी कोई भी बैंक एक अच्छा अभियान करती है, ये अच्छी योजना लाती है, तो उससे जुड़े हुए सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक 6S से एक अभियान चालू किया। और जब भी अभियान ग्राहकों से जुड़ा हो तब तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब ग्राहकों से जुड़ा होता है ना, तो उसमें सवाल जो है आते ही आते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में एक 6S कैंपेन लॉन्च किया, जिसके माध्यम से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम रखे गए। किस लिए रखे गए? ताकि बैंक जो कस्टमर हैं उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं कम से कम रेट में फेस्टिव सीजन में पहुंचाए जाएं। क्या उद्देश्य है? एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, 6S। तो पंजाब नेशनल बैंक ने 6S निकाला। एस मतलब स्वाभिमान, एक नागरिक अपने आप को स्वाभिमान कैसे बने। समृद्धि, वो अपना विकास कैसे करे। संपर्क, जब हम अच्छे रहते हैं तो संपर्क करना है, सामाजिक संपर्क आसपास रिलेटिव्स के साथ। शिखर, संकल्प एंड स्वागत। तो ये 6S अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम रखा, जिसके तहत वो ग्राहकों के पास जाते हैं और ये स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प, स्वागत, ये तमाम चीज़ों के लिए ग्राहकों को प्रेरित करते हैं। और फेस्टिव सीजन में पंजाब नेशनल बैंक के साथ जुड़ने के लिए कंसेशनल रेट दिए गए हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज विस्तारित करते हैं। सीधे सीधे समझ लो, उसको अपना ग्राहक बनाना है, वित्तीय सेवाएं विस्तारित करनी है। चलिए अब अगला अपडेट है आज के सेशन के लिए, ये अंतिम अपडेट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? तो BNPL का फुल फॉर्म है, जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या फुल फॉर्म है इसका। फुल फॉर्म से जुड़े हुए 4 से 5 सवाल भी आए हैं। एक प्रमोशन एग्जाम हुआ था जिसमें 10 फुल फॉर्म आए थे। सोचिए 10 फुल फॉर्म आए थे प्रमोशन एग्जाम, नेशनलाइज बैंक का था। और एक प्रमोशन एग्जाम में इतना 10 फुल फॉर्म आएंगे तो कैसे होगा। तो फुल फॉर्म तो सारे देख लीजिए। और भी ऐसे बहुत सारे नए नए फुल फॉर्म मेरे पास आए हैं। अगर आप लोग लगातार सेशन में बने रहेंगे और जो पेड मेंबर होंगे उनको PDFs भी मिलेंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? BNPL का फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए। एक मैडम है, तो यहाँ पर ये परचेस कर रहे हैं बाय नाउ पे लेटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बाय नाउ पे लेटर। तो जब भी बैंकिंग में ऐसे कोई अच्छी योजनाएं आती हैं तो मैंने कहा कि उनको अच्छी योजनाएं जो है वो उनको याद रखनी होती है, लॉन्च होते हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? BNPL का फुल फॉर्म है बाय नाउ पे लेटर, पहले खरीदिए बाद में अदा करिए। तो फिनटेक कंपनी भारत पे, आपने देखा होगा कितने सारे अवार्ड्स भी भारत पे को मिले हैं। उन्होंने एक जो पोस्ट पे नाम की कैटेगरी का एक जो ये लिमिट, क्रेडिट कार्ड ही समझ लीजिए इसको, क्रेडिट कार्ड ही जैसा है, बाय नाउ पे लेटर। तो उन्होंने पोस्ट पे रखा, उसका नाम पोस्ट पे रखा है।
तो एक फैसिलिटी दिया है बाय नाउ पे लेटर और उसकी लिमिट दी है मैक्सिमम 10 लाख। तो सोचिए कितनी परचेसिंग लिमिट बढ़ा देते हैं इन लोग ग्राहकों को। तो ये फुल फॉर्म था बाय नाउ पे लेटर। और इसको याद रखना है आपको कि भारत पे ने जो है एक योजना लाई है जिसका नाम है पोस्ट पे, और उसके तहत मैक्सिमम 10 लाख की ऐसी उनको क्रेडिट सुविधाएं दी जाएंगी कि 10 लाख रुपए तक के लिमिट के उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो जो है बाय नाउ पे लेटर योजना के तहत उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये थे बड़े अपडेट 20। वैसे टोटल अभी तक मेरे पास जो मैंने कलेक्ट किया 60 अपडेट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जो 4 से 6 महीने के हैं। 2-3 महीने के और अपडेट मैं कलेक्ट कर लूँगा, तो मोटा मोटी 100 अपडेट तक तो आ जाएंगे। छोटे बड़े अपडेट जैसे TLRO हैं, है ना, और भी 1-2 योजनाएं हैं जिनमें वीकर सेक्शंस में कुछ बदलाव किए गए हैं, है ना। तो वो सारे बदलाव आने वाले दिनों में हम लोग कर लेंगे। इसका PDF मिलेगा, इसका PDF जरूर मिलेगा आपके लॉगिन सेक्शन में, या मोबाइल ऐप में आप रजिस्टर होंगे तो ऐप पर मिलेगा। तो यहाँ पर जितने साथी जुड़े हैं ऐप फटाफट आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत अगर उसमें पे भी करना पड़े तो कर दीजिएगा, और अगर कुछ दिक्कत हो रही तो मुझसे बात करिएगा। यहाँ पर जो है हम सिर्फ 20 अपडेट की बात किए हैं। 1-2 दिन और सेशन रखेंगे जिसमें अपडेट कर लेंगे। कल किसी बैंक के ऑडिट पॉलिसी पे हम चर्चा करेंगे, और कल फिर उसके बाद आने वाले दिनों में लगातार जो है सेशन लाने की कोशिश करेंगे। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं हुआ करते। अगर आपके पास ज़बरदस्त इरादा है तो सफलता फिर आप सुनिश्चित है, और आप शानदार तरीके से सफल हो पाएंगे। तो जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने हुआ नहीं करते। बहाने नहीं होने चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, दिवाली आ गया, छठ पूजा आ गया, या वो छुट्टी नहीं मिला, ये सब बहाने हैं साहब। आपको उन सब पे चर्चा नहीं करना है। अरे सर कैसे नहीं होंगे पास, मजाल है। SBI का भी करेंगे, हमारे एक साथी ने SBI लिखा है। SBI का तो बहुत ही शानदार मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। कैनरा बैंक के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। कैनरा बैंक का शनिवार रविवार तक सारे अपलोड हो जाएंगे, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। चलिए, तो अब एक खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज़्यादा, इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे। आप कल सेशन में मिलिएगा और मॉक टेस्ट करते रहेगा। अगर मेरे से कोई बात करनी है तो 1-2 मिनट आपके साथ हूँ। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अपना कैमरा तो आनी है, हमारे कई सारे साथी पंखा उंखा चला के चले जाते हैं, है ना। ये पंखा चला के कहाँ चले जाते हो भैया? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, नाम बताइए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोल रहा था आपने एक वीडियो बनाया था वो टाइप्स ऑफ चेक्स में, चेक्स के ऊपर। तो उसमें क्या वो एक चेक था सेल्फ चेक। सेल्फ चेक जो होता है तो वहाँ पे तो अगर कोई सेल्फ चेक लेके जो अकाउंट होल्डर है उनका कोई रिलेटिव लेके आता है काउंटर पे, तो उसी टाइम पे उस कोई जो आया था चेक लेके उनको क्या पेमेंट करना चाहिए, कर सकते हैं एज ए देखिए, बेयरर चेक? सेल्फ सेल्फ चेक का इतना क्लियर है कि सेल्फ चेक वो व्यक्ति जिसका खातेदार है वो निकालने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन सेल्फ के आगे आगे बियरर भी लिखा रहता है, सेल्फ के पीछे साइन करा रहता है। तो जो धारक है उसको दे दीजिए, या तो सेल्फ को दे दीजिए, खत्म कहानी। देखिए, जहाँ पे सर टू राम पीछे कुमार, पीछे तो वो जो देखिए पे टू क्या रहता है मैं बता रहा हूँ। पीछे साइन नहीं करे तो भी दे दोगे जो भी आएगा। ये PN राजू जी है ना, ये एकदम सिंसियर है एकदम, है देखो तो मुस्कुरा भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये इनका इनका नाम लिखा रहता है PN राजू, पे टू 10,000। तो हम PN राजू जी को थोड़ी ना पूछते हैं आई कार्ड दिखाओ करके, तो वो तो दे देते हैं अगर बियरर चेक होगा। हाँ, ऑर्डर चेक होगा तो हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो अगर सेल्फ चेक है, सेल्फ लिखा है, और वो व्यक्ति नहीं आया है, रामलाल आया है, और हमारे जैसे भोले भाले PN राजू साहब आए हैं, तो दे देंगे 10,000, क्योंकि आगे बियरर लिखा हुआ रहता है ना। और सेल्फ चेक के लिए आप ऐसा कोई ऑपरेशनल ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि उसको पेमेंट नहीं करना है। क्लियर मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ दिक्कत करेंगे और कोर्ट वोट में केस आएगा तब दिक्कत आएगा उसमें। ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग सर।
हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ से बोलते हैं? कोई सर बादल नीलाद्री वादल बोल में? रहा हूँ। नीलाद्री जी, गुड इवनिंग। हाँ, आप तो इंद्र देवता जैसे बोल रहे हैं, बादल में छुप के। हाँ सर। बताइए बताइए, क्या खबर है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग नीलाद्री जी, सर बताइए। एक क्वेश्चन था, अगर इंटरव्यू में पूछे कि एनपीए अकाउंट को हम लोग कैसे डील करें, उसको परफॉर्मिंग एसेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या बोले सर? हाँ, एनपीए अकाउंट्स को जो है, ये अच्छा सवाल है। और ऐसे सवालों का जवाब जो है, तो आप बोलिएगा कि सर एनपीए अकाउंट्स को डील करने से सीधे सीधे बैंक की लाभप्रदता में असर होता है और एसेट क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस जो है, सबसे पहले बैंक के द्वारा जो दिए गए हैं लोन के रूप में एसेट्स, तो उस एसेट्स के रिकंस्ट्रक्शन या उसके सेल पर ध्यान देंगे। बोलना क्या बोलना? जैसे मान लीजिए हमने कोई पैसा दिया है तो कोई एसेट क्रिएट किया होगा ना। तो हाँ हम सर। जब भी एनपीए अकाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, उनको रिकॉल नोटिस देते हैं और फिर उसके बाद सेल परचेस ऑफ एसेट करते हैं। तो एसेट जो जो एसेट्स दिए गए हैं जिससे हम लोन देते हैं, तो एसेट क्रिएट करता है, तो हम एसेट पर कब्जा करेंगे पहले। और क्योंकि 3-4 महीने से हम उसको पैसा मांग मांग के थक गए, अब पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए एनपीए हुआ है, तो इसलिए एसेट पर कब्जा करेंगे। तो आप बोलना, जो भी हम बैंक से लोन दिए हैं उससे जो एसेट क्रिएट हुए हैं, उस एसेट पे हमारा जो है प्रभार दर्ज रहता है और उस पर जो है हम कब्जा करके उसको जो है पहले उसको क्रिएट करेंगे या उसको सेल करेंगे और पैसे वसूल करेंगे। उसके बाद हम लीगल मेजर्स यूज करेंगे, जैसे डीआरटी है, सूट फाइल है, आरआरसी है। ये इन पर जो है लीगल मेजर्स इस्तेमाल करेंगे और पैसे की वसूली करेंगे। और इन बिटवीन जो है ग्राहक से उसको समझाएंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या होता है, कि एनपीए होने के बाद उसको क्या क्या बाधाएं आने वाली होंगी और किन किन समस्याओं से गुजर सकता है, उनके परिवार को वो कैसे कैसे जो है लोन मिलने से दिक्कत हो सकती है, मानसिक तनाव के बारे में। क्योंकि ना, एक इंसान जो है सब कुछ करता रहता है लेकिन जो लोन की रिकवरी नहीं देता है। आप बताओ, जो इंसान ईएमआई नहीं दे रहा है, नीलाद्री जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तो जो इंसान लोन की ईएमआई नहीं दे रहा है, वो देखना बिजली बिल पटा रहा होगा, कपड़े खरीद रहा होगा, खाना पीना सब दे रहा होगा, लेकिन एक लोन नहीं पटा रहा होगा। क्योंकि वो इस लेवल तक उस दिमाग में आता नहीं है कि लोन नहीं पटाने से कुछ नहीं होगा। तो उस मानसिक, मतलब फिजिकली, मेंटली और उसको मानसिक तौर से भी उस तक पहुंचाना जरूरी है, तब वो ईएमआई पटाने के लिए तैयार होता है। लेकिन आप शॉर्ट में उनको बोल सकते हैं कि सर अगर एनपीए हो गया तो उन खातों की वसूली के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। और हमारे जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी के गाइडलाइन के हिसाब से और बैंक के नियमों के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे टूल हैं जिनका सहारा लेके, जिनको इस्तेमाल करके हम एनपीए की रिकवरी करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। जिसमें पहले तो है बराबर फॉलोअप, उनसे पर्सनल रिकवरी करेंगे। दूसरा, हम उसके एसेट्स पर कब्जा करके बेचेंगे। तीसरा, लीगल मेजर यूज करेंगे, सूट फाइल करेंगे, डीआरटी करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आरआरसी करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर ओटीएस कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे तमाम जो हमारे लीगल्स मेजर हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और रिकवरी करेंगे। तो अगर इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे सर, तो मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे एनपीए अकाउंट की रिकवरी हो जाएगी। ज़रूरत है एक अच्छी तरह से उसको प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ऐसा बोल दीजिएगा, ठीक है। सर थैंक यू सर, बहुत डिटेल में। जी जी। सर कैश हैंडलिंग में क्या क्या मेजर प्रिकॉशन मेजर करना चाहिए? कैश हैंडलिंग में कैश सिक्योरिटी एक मेजर्स होता है ना। सिक्योरिटी, कैश हैंडलिंग करते समय सिक्योरिटी मेजर्स होता है, जैसे अलार्म आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अलार्म, सीसीटीवी ऑन है कि नहीं ऑन है, आपका डोर जो है प्रॉपर तरीके से आप केबिन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जो फेक नोट्स होते हैं ना, जो काउंटरफिट नोट्स हैं, उनका डिटेक्शन का आपके यहाँ क्या मशीन है, क्या तरीका है, आपके पास मशीन है कि नहीं है। तो पहला क्या बताया, सिक्योरिटी मेजर्स, है ना। सिक्योरिटी मेजर्स एक आता है। दूसरा क्या आता है आपका, सिक्योरिटी में वही तीनों आ जाएंगे, अलार्म, सीसीटीवी और गार्ड, है ना। दूसरा आपका आता है काउंटरफिट नोट।
काउंटरफिट करेंसी नोट आ गया, नकली नोटों का कैसे आप करते हैं, क्या आपके पास जांचने की मशीन है कि नहीं। तीसरा आपको पास आता है वो है डिकाय मनी। डिकाय मनी को ध्यान देने की जरूरत होती है, डिकाय मनी है ना। चौथा कैश की जो हैंडओवर करते हैं वो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और पांचवा जो है रेमिटेंस, जब कैश रेमिटेंस होता है तो वो उस पर ध्यान देने, निगरानी करने की जरूरत होती है क्योंकि रिस्क कैरी होता है। और चौथा जो होता है कैश रिटेंशन लिमिट, हमारे ब्रांच की कैश रिटेंशन लिमिट कितनी है, ज़्यादातर 0.25% आप डिपॉजिट्स होता है आपका जो NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब आपका एग्रीगेट डिपॉजिट का 0.25%। फिर आपकी करेंसी जैसे कितनी दूरी है उस पर होता है। तो आप जो है वो पांचवी चीज वो ध्यान देते हो, कैश रिटेंशन लिमिट। और अगली चीज जो होती है वो कैश की चाबी के लिए तो बोल ही दिया था। हाँ, और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है, आप बोलना मत भूलना, वो है ग्राहक सेवा। बोलना मैं एज ए कैशियर या कैश डीलिंग जो है मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है कि मैं एक बेहतर ग्राहक सेवा दे पाऊंगा। नया नया नोट दोगे तो क्या दुआएं मिलेंगी आपको। 100 ग्राहक आए, अच्छा नोट दिए, अच्छी उनको सर्विस दिए, थोड़ा जिस समय आप डील करते हैं तो थोड़ा उनसे बातचीत कर लिए, है ना। जैसे PN राजू जी, वाह राजू जी आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, है ना, बढ़िया सीधे साधे, देखो पीछे झोला भी टंगा है, आप लगता है आप ना अपने बच्चे के साथ स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह का जब कोऑर्डिनेशन करते हैं ना तो क्या लगता है, बहुत डेकोई मनी क्या होता फिर धीरे धीरे उनसे थर्ड पार्टी जो है वो आप मार्केटिंग कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है बैंक मैनेजर से ज्यादा कैशियर को लोग जानते हैं, है ना शैलेश जी, शैलेश बड़े भैया हैं, मच्छरदानी में घुस सर? गए। डेकोई मनी क्या होता है? डिकाय मनी, सर डेकोई मनी डिकाय मनी एक ऐसी राशि है कि अगर कोई बैंक में डकैती होती है तो बैंक में डकैती होने पर वो नोट जो है डकैती होके चली जाती है तो उसका हम FIR कर पाते हैं। ऐसे नोट्स जिनका एक एक नोट का नंबर हमारे रजिस्टर पे नोट होता है ना, उसको बोलते हैं डिकॉय मनी। डिकॉय मनी मतलब डकैती होगा तो ले जाएगा डकैती, जैसे नोट चोरी हो गया तो एक डिकॉय मनी का गड्डी जो है काउंटर पे रखा रहेगा, आपके नोट के साथ मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो नोट के साथ मिला हुआ रहेगा। तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था ऐसी, जो ट्रे में रखते हैं ना जब कैश आउट करने के लिए आते हैं, तो वहां पर डिकाय मनी था। तो डिकाय मनी में 5,000 रुपये रखे हुए थे, 50 के नोट। तो डिकाय मनी क्या होता है, हम रजिस्टर में नोट करते हैं, क्वार्टरली जो है उसको 6 मंथली चेंज करते हैं डिकाय मनी को। तो क्या हुआ, हाँ बेट मनी लिख रहे हैं रमाकांत जी, बेट मनी बोलते हैं, डिकाय मनी बोलते हैं। तो वो क्या था कि जब चोरी हुआ ना तो वो ऊपर वाला ट्रे ही चोरी हो गया, उसमें डिकाय मनी चला गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, FIR हुआ तो वो नोट जो है किराना दुकान में मिले सारे वही नोट। तो बोले कोई आदमी देखे गया, पकड़ा गया तुरंत, है ना, कमाल की बात। हाँ जी राजू जी मुस्कुरा दीजिए, है ना, पकड़ा गया तो ये बात है डिकाय मनी। हाँ, तो आप कैश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता दिया, कोई डाउट? सर जो कैश का जो चाबी होता है सेफ का, वो कितने दिनों के बाद ब्रांच करके रखना पड़ेगा? चेंज करने के लिए वो इंटरवल कितना होता है? 3 इयर्स होता है, 3 इयर्स होता है। अब आपके ना इसके लिए ना 3 इयर्स एक या बैंक की गाइडलाइन भी आपको देखनी होगी कि जो आपके करेंसी ऑपरेशन या बैंक के मैनुअल्स ऑपरेशन में क्या दिया गया है। वैसे नॉर्मली 3 इयर्स में चेंज किए जाते हैं और नियरेस्ट जो शाखा में चेंज किए जाते हैं। हाँ जी उदय नारायण जी, थैंक यू। ठीक है उधर गर्मी है। चलिए तो आप लोग इजाजत दीजिए, है ना, मैं फिर आपके लिए फिर सुबह फिर तैयारी करूंगा, है ना। और बाकी कल जो है हम किसी बैंक की इंटरनल पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, तो आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। आप लोग के पास बड़ा खजाना है मोबाइल ऐप और वेबसाइट में, उसमें से एक टॉपिक उठा के करते रहिए। तो आप सभी के एक अच्छे कार्य निष्पादन, और एकदम मच्छरदानी तैयार हो गया शैलेश भैया का, तो उन्होंने सिग्नल कर दिया बंद करो जल्दी। तो एक अच्छे कार्य निष्पादन और बेहतरीन स्वास्थ्य, सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नीतीश भैया चलिए, आप सभी सफल होंगे और खुश रहिए, शानदार रहिए, जबरदस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। ये मैं अपलोड कर दूंगा, सुबह मिल जाएगा सत्यम जी, है ना। खाना भेजता हूँ, खाया करो।
मुस्कुराते भी नहीं हो हैं, चले गए, चलो ठीक है। नहीं सर, देखा आज का भी खाना बहुत अच्छा था। अच्छा था ना, गुड गुड, थम्स अप बनता है। ओके ओके, सर ये ओरिजिनल मिल जाता तो अच्छा होता है, हर वक्त पिक्चर में मिलता मिलेगा, है आओ ना। खाना। 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 डिजिटल का तारीख को, टाइम है, 11 डिजिटल और 12 का तारीख को बुला रहा हूँ, डिजिटली भोपाल आता आ है। जाओ, ठीक है। सर ये तो बहुत दूर है सर हमारे लिए। बहाने नहीं बनाओ यार, अभी मैंने क्या बोला, बहाने नहीं चाहिए हैं। सर आप आ जाओ, सर सर आप आ जाओ, सर आप आ जाओ हमारे यहाँ पे, मैं तो हूँ हमारे आपके स्टेट। साथ ही। सर पटना कब आ रहे हैं? पटना आएंगे सर आप त्रिपुरा लोग, में आइए सर एक बार। आप लोग जब बुला लें तब आ जाएंगे, है ना। हाँ सर, आप लोग मतलब सर त्रिपुरा में आइए सर। इसी फिजिकल मंथ, क्लास का इसी मंथ के एंड में प्लान करते हैं, इसी मंथ के एंड में प्लान करते हैं, जल्दी से पढ़ा देंगे तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। ईगरली वेट कर रहे हैं सर सर। त्रिपुरा में आइए सर एक बार। जरूर आएंगे, त्रिपुरा में जरूर आएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है चलिए, सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ओके शानदार लोग ओके हैं, सर, थैंक यू सो मच। बेहतरीन रखिए। सत्यम जी, सुबह खेलने आइए, ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।